भैया आलू का क्या भाव है और टमाटर का? आलू 70 रुपए के 2 किलो, टमाटर 50 रुपए किलो, बिल्कुल ताजा। मोहन के होश उड़ जाते हैं। 100 रुपए में तो मुश्किल से आटा भी पूरा नहीं आएगा। वो इधर उधर देखता है, तभी उसकी नजर गोभी पर पड़ती है जो थोड़ी सस्ती थी। भैया गोभी का क्या भाव है? गोभी 20 रुपए किलो। मोहन 20 रुपए की गोभी लेता है। बचे हुए 80 रुपए लेकर रजाई बाजार की तरफ बढ़ता है। तभी उसे अपना बचपन का दोस्त जगदीश दिखता है, जिसकी रजाई की बड़ी दुकान थी। अरे जग्गू, कैसा है भाई? मोहन, इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रहा है? रजाई लेने आया है क्या? भाई बस इतने ही पैसे हैं। मेरी छोटी बेटी पिंकी रात भर ठंड से कांपती है, सेठ ने पैसे नहीं दिए। भाई, बाजार में बिना पैसे के चीज नहीं मिलती। प्लीज जग्गू, बस एक रजाई दे दे। कुछ दिन बाद पूरे पैसे लौटा दूंगा, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। ठीक है मेरे भाई। ये ले, एक मोटी गरम रजाई। पैसे जब हो जाए तब दे देना। और याद रखना, कभी भी जरूरत हो सीधा मेरे पास आना। मोहन भगवान और अपने दोस्त दोनों का शुक्रिया अदा करता है। वो रजाई और गोभी लेकर खुशी से घर की तरफ भागता है। गोभी और रजाई संभालते हुए वह खुशी के आंसुओं के साथ घर की तरफ तेज कदमों से बढ़ने लगता है। हाथ में गोभी और कंधे पर लिपटी हुई रजाई। आज पहली बार उसे ठंड कम लग रही थी। पापा आ गए। माँ देखो, पापा कितनी बड़ी और मोटी रजाई लाए हैं। अब मुझे रात भर वो गंदी वाली ठंड बिल्कुल नहीं लगेगी। अब मैं चैन से सो पाऊंगी। हाँ। बाबा, आज आपने कमाल कर दिया। आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो जो हमारे लिए इतनी बड़ी रजाई लाए। कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रजाई को हाथ लगाकर जैसे यकीन कर रही हो कि ये सच है। कोमल चुपचाप रजाई बच्चों पर ओढ़ा देती है। फिर वह गोभी काटकर चूल्हे पर चढ़ा देती है। झोपड़ी की सर्द हवाओं के बीच आज पहली बार एक सुकून भरी गर्माहट थी। बच्चे उस रजाई में सिमटकर गहरी नींद में सो जाते हैं। उनकी सांसें अब शांत थीं, पर कोमल का चेहरा अब गंभीर और दृढ़ हो चुका था। ये सब कैसे आया मोहन जी? इतनी मोटी रजाई और गोभी भी? सच बताना। सेठ ने आज भी पूरे पैसे नहीं दिए, सिर्फ 100 रुपए पकड़ा दिए। बोला इतना ही है, लेना हो तो ले लो। 100 रुपए? रोज काम करने के बाद भी सिर्फ 100 रुपए? तो ये रजाई जग्गू ने दी है उधार पर। बोला बच्चों की ठंड में बात नहीं होती। कब तक मोहन, कब तक दूसरों के एहसान पर जिएंगे हम? रोज बच्चे भूखे सोते हैं, रोज ठंड से कांपते हैं, और आप चुपचाप सेठ के टुकड़े उठाते रहते हो। तो मैं क्या करूं कोमल, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कोई बड़ी डिग्री नहीं। मुझे सिर्फ मटन बनाना आता है और वही काम मिलता है। बस इसी सोच ने हमें यहाँ तक लाकर खड़ा किया है। आप मटन बनाना जानते हो, ये छोटी बात है क्या? पूरा इलाका आपके हाथ का स्वाद जानता है। पर अपनी दुकान खोलना ये कोई खेल थोड़ी है। उसके लिए पैसे चाहिए, सामान चाहिए, जगह चाहिए। और आपके पैसे कहाँ गए जो महीनों से सेठ के पास अटके पड़े हैं? वो पैसे सेठ कभी पूरे देता ही नहीं। हर बार बोलता है कल दे दूंगा। तो कल नहीं, कल सुबह ही जाइए, सीधा जाकर पूरा हिसाब मांगिए और कह दीजिए अब आप उसके यहाँ काम नहीं करेंगे। ऐसे कैसे कह दूं? अगर उसने मना कर दिया तो फिर हम यहीं मर जाएंगे। रोज भूख, रोज ठंड, रोज जलील जिंदगी। घर कैसे चलेगा मोहन जी? बच्चों का भविष्य कैसे चलेगा? मोहन चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर सोच और डर दोनों साथ चल रहे होते हैं। कोमल थोड़ा नरम होती है।
देखिए, हम कर लेंगे। आपके ही पैसे हैं जो सेठ के पास पड़े हैं। उन पैसों से छोटी सी दुकान शुरू हो जाएगी। अपनी दुकान, अपनी मेहनत, अपनी इज्जत। मोहन धीरे से बोलता है। अगर ये दांव गलत पड़ गया तो कम से कम ये तो कहेंगे कि हमने कोशिश की। पर अगर आप आज भी चुप रहे तो ये जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, कल सुबह मैं सेठ के पास जाऊंगा, पूरा हिसाब मांगूंगा, और अगर नहीं दिया तो भी मैं उसके यहाँ काम नहीं करूंगा। बस मुझे यही सुनना था। उस रात झोपड़ी में भले ही गरीबी थी, पर डर के साथ साथ पहली बार हिम्मत भी थी। मोहन लेट जाता है, पर नींद नहीं आती। उसे पता है कल सिर्फ पैसों की बात नहीं होगी, कल उसे अपने स्वाभिमान के लिए खड़ा होना होगा। कल एक नौकर नहीं, एक इंसान बात करेगा। मोहन सुबह से ही चुपचाप काम कर रहा था। पूरे दिन उसने एक शब्द भी ज्यादा नहीं बोला। हाथ चल रहे थे, पर दिमाग सिर्फ एक बात सोच रहा था, पूरा हिसाब। उसे अच्छी तरह पता था कि इस होटल में उसकी ये आखिरी शाम है। आज या तो उसे अपना हक मिलेगा या फिर वह सब कुछ छोड़ देगा। उसने अपनी पूरी ताकत बटोरी और सीधा सेठ के पास जाकर खड़ा हो गया। सेठ जी, मेरा पूरा हिसाब कर दीजिए। मेरा पिछला बकाया और आज की मजदूरी मिलाकर मेरा कुल हिसाब 900 रुपए बनता है। मुझे अब आगे काम नहीं करना, मुझे मेरे पूरे पैसे चाहिए। 900 रुपए? ओए मूर्ख, अपनी औकात देखी है? कभी इतनी बड़ी रकम का नाम लेने से पहले तेरी जुबान नहीं कांपी? तूने 7 जन्मों में कभी 900 रुपए एक साथ देखे भी हैं? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। चल, तेरी नौकरी इसी वक्त खत्म, पर पैसे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। जो करना है कर ले। सेठ जी, धोखेबाजी पर मत उतरिए। मैंने अपना खून पसीना एक करके आपके इस होटल को सींचा है। ईमानदारी से मेरा हिसाब कर दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। मैं अनपढ़ जरूर हूँ, पर बेवकूफ नहीं। मुझे पता है कि मेरा 900 रुपए पूरा हक का पैसा है। ले, तेरे जैसे भूखे नंगों के लिए ये 50 रुपए ही बहुत है। ऐश कर। और रहा पिछला हिसाब, तो वो मैंने अपने जूतों के नीचे दबा दिया है। ज्यादा चूं चांप की तो ये 50 रुपए भी छीन लूंगा और लात मारकर बाहर निकालूंगा। निकल यहां से, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। सेठ जी, याद रखिएगा, आपने आज एक मजदूर का पसीना नहीं, बल्कि एक लाचार बाप के बच्चों का निवाला छीना है। आप गरीब का हक मार रहे हैं, और मैं आज आपको इसी दहलीज पर खड़े होकर श्राप देता हूं कि जिस दौलत का आपको इतना घमंड है, ये दुकान, ये व्यापार और आपकी यह अकड़ एक दिन मिट्टी में मिल जाएगी। जब आप अपने दाने दाने को तरसेंगे, तब आपको इस गरीब मोहन की याद जरूर आएगी। मोहन उस 50 रुपए के नोट को जमीन पर ही पड़ा छोड़ देता है। उसने अपने आंसू पोंछे और बिना पीछे मुड़े तेजी से वहां से चला गया। उसकी आंखों में आंसू जरूर थे, पर उन आंसुओं के पीछे भविष्य की आग जल रही थी। मोहन घर के रास्ते चल रहा था कि तभी मोहन की नजर उन आदमियों पर पड़ी जो अपने कंधों पर लकड़ी के भारी गट्ठर लादे हुए जल्दी जल्दी कहीं जा रहे थे। ठंड के मौसम में लकड़ी सोने के भाव बिकती है, यह बात उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध दे। हाँ, लकड़ी। ठंड में हर घर को लकड़ी चाहिए, हर होटल को लकड़ी चाहिए। अब मेरे पास पैसा नहीं है, पर जंगल तो भगवान का है। अब अगर मैं लकड़ी काट कर बेच दूं। वो तुरंत उन लोगों के पीछे चल पड़ा, चुपचाप देखता रहा। कुछ ही दूर जाकर वे आदमी गांव के एक छोटे व्यापारी के पास रुके। भारी लकड़ी के गट्ठर कंधों से उतारे गए और अगले ही पल मोहन ने देखा कि उनके हाथों में 500 रुपए के नोट थमा दिए गए। बस मुझे यही करना है, इसी रास्ते से मेरी जिंदगी बदलेगी। अगले ही पल मोहन अपनी पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी को हाथ में लेता है। कुल्हाड़ी का डंडा घिस चुका है, पर वह उसकी मजबूरी से कहीं ज्यादा मजबूत है।
वह एक गहरी सांस लेता है और जंगल की तरफ बढ़ चलता है। लकड़ी काटते वक्त उसकी उंगलियों पर छाले पड़ चुके हैं, चेहरे पर थकान है और आंखों में बस घर की तस्वीर घूम रही है, वो भूखी पत्नी और बचे के पैसे। तभी पीछे से भारी जूतों की आवाज आती है। 3-4 मोटे ताजे दबंग आदमी उसके बिल्कुल करीब आकर खड़े हो जाते हैं। उनके चेहरों पर घमंड है और आंखों में एक गरीब के लिए नफरत। ओए, ए बुड्ढे, रुक जा वहीं। किसकी इजाजत से हाथ में कुल्हाड़ी उठाई है तूने? जानता भी है ये जंगल है किसका, या बस यूं ही जो मनाया करने लगा? मालिक, मेरा नाम मोहन है, यहीं इसी गांव में पैदा हुआ, यहीं बड़ा हुआ। कोई गुनाह करने नहीं आया हूँ, बस सूखी लकड़ी उठा रहा हूँ। घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है, बीवी और बच्चों ने 2 दिन से ढंग से कुछ नहीं खाया। सोचा आज कुछ लकड़ी मिल जाए तो शायद 2 रोटी का इंतजाम हो जाए। अरे वाह, तो अब भूख का बहाना लेकर जंगल भी लूटने लगोगे? 2 रोटी के लिए पूरा जंगल चाहिए क्या? या समझ बैठे हो कि ये जंगल तुम्हारे बाप दादा ने छोड़ा है? मालिक, गलत मत समझिए, ये जंगल सरकार का है और पेड़ भगवान के बनाए हुए हैं। मैं कोई हरा पेड़ नहीं काट रहा, ना किसी का नुकसान कर रहा हूँ, बस जमीन पर गिरी सूखी लकड़ियां उठा रहा हूँ। क्या इतनी सी बात भी अब गुनाह हो गई? सरकार भगवान की बातें अपने घर जाकर करना। यहां सेठ जी का हुक्म चलता है और सेठ जी का हुक्म ही कानून है, समझ आया? ध्यान से सुन बुड्ढे, ये पूरा जंगल सेठ जी की जागीर है। यहां की हर लकड़ी, हर पत्ता, हर टहनी पहले हमारे तराजू से गुजरती है। हमारी मर्जी के बिना यहां से तिनका भी उठाना मना है, समझा? मालिक, हम गरीब लोग आखिर करें तो करें क्या? दिन निकलते ही काम की तलाश, शाम ढले खाली हाथ घर वापसी। मेहनत करते हैं फिर भी पेट आधा ही भरता है। अगर ये सूखी लकड़ी भी छीन लोगे तो बताइए हम अपने बच्चों को कैसे जिंदा रखें? हम तुम्हारी जिंदगी के ठेकेदार नहीं हैं। तू गरीब है इसका मतलब ये नहीं कि जंगल तेरा हो गया। गरीबी का रोना कहीं और जाकर रोना। मैं कोई चोर डाकू नहीं हूं, सिर्फ मेहनत से रोटी कमाना चाहता हूं। अगर पेट भरना और अपने बच्चों को जिंदा रखना गुनाह है तो सच मानिए मालिक, इस देश में गरीब पैदा होना ही सबसे बड़ा जुर्म है। बहुत बोल लिया, अब निकल। और याद रख, अगर दोबारा दिखा तो हाथ नहीं सीधा गर्दन कटेगी, लाश भी नहीं मिलेगी, जानवर उठा ले जाएंगे। मोहन समझ चुका था कि ये लोग बात नहीं सिर्फ ताकत समझते हैं। वह कुछ पल चुप रहता है, फिर धीरे से अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। आखिरी बार जंगल को देखता है, जैसे किसी अपने को छोड़ रहा हो, और भरे हुए मन, झुकी नजर और टूटे हुए हौसले के साथ चुपचाप वहां से लौट जाता है। आज पहले सेठ ने उसे होटल से निकाला और अब जंगल के दबंगों ने उसे भूखा मारने की कसम खा ली थी। मोहन घर पहुंचता है, पर अपने चेहरे पर अपनी परेशानी का एक भी निशान दिखने नहीं देता। वह चुपचाप बैठ जाता है। दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, लकड़ी काटने का नया और खतरनाक तरीका। तभी उसका बेटा रोहित तेज बुखार से कांपने लगता है। उसका बदन आग की तरह तप रहा था। मोहन जी, देखिए तो सही, रोहित का शरीर कोयले की तरह तप रहा है। आंखें नहीं खोल रहा मेरा बच्चा, जल्दी कुछ कीजिए, इसे तो बहुत तेज बुखार चढ़ गया है। मोहन का दिल जोर से धड़क उठता है। वह बिना एक पल गवाए रोहित को गोद में उठाता है और सीधा पास के डॉक्टर के पास भागता है। डॉक्टर प्रवीण को देखते ही गंभीर हो जाते हैं और गहरी सांस लेते हैं। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है, यह टाइफाइड हो सकता है, इसे तुरंत इलाज की जरूरत है। कुल 5 इंजेक्शन लगेंगे और एक इंजेक्शन की कीमत 200 रुपए है। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर साहब, मेरी विनती स्वीकार करें, इलाज शुरू कर दीजिए। मेरे पास अभी एक फुटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूं बाकी पैसे मैं पाई पाई चुका दूंगा। पहले पैसे इलाज बाद में।
इतना बड़ा इलाज उधार में नहीं हो सकता। कम से कम पहला इंजेक्शन लगवाने के लिए 200 रुपए देने होंगे। मोहन की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसके हाथ कांपने लगते हैं। डॉक्टर साहब, मुझ पर दया कीजिए। अभी मेरे हाथ खाली हैं, पर मैं कल सूरज ढलने से पहले कहीं से भी 200 रुपए का इंतजाम कर लाऊंगा। बस आज की रात मेरे बच्चे को इस तड़प से बचा लीजिए। आज पहला इंजेक्शन लगा दीजिए। मेरा बेटा मर जाएगा साहब। डॉक्टर कुछ पल उसके चेहरे को देखते रहते हैं। उस गरीब बाप की लाचारी उनके दिल को छू जाती है। ठीक है, तुम्हारे ईमानदार चेहरे को देखकर मैं पहला इंजेक्शन लगा देता हूँ। दवा भी दे रहा हूँ, पर याद रखना, कल तुम्हें किसी भी कीमत पर 200 रुपए लेकर आना होगा। डॉक्टर रोहित को इंजेक्शन लगा देते हैं। रोहित करहाता है और मोहन की रूह कांप उठती है। मोहन करवटें बदल रहा है, पर उस उन्हें क्यों ना बेचना पड़े, मैं रोहित को कुछ नहीं होने दूंगा। अचानक उसके दिमाग में जंगल के दबंगों की धमकी गूंज उठती है। अगर मैं दिन में लकड़ी काटूंगा तो वे मुझे मार देंगे, पर रात में शायद कोई ना हो। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। रोहित की जान के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मुझे यह जोखिम उठाना ही होगा। पूरी रात बीत रही है। रात के 3 बजे भीषण ठंड और घुप अंधेरे के बीच मोहन अपनी कुल्हाड़ी उठाता है। वो चुपचाप जंगल की तरफ बढ़ जाता है। वो जानता था कि ये खतरनाक है, पर बेटे की जिंदगी से ज्यादा और कौन सा खतरा हो सकता था। जंगल के ठेकेदार सिर्फ दिन में आते थे, इसलिए रात का वक्त ही मोहन के लिए सबसे सुरक्षित था। वह जानता था कि यह काम गैर कानूनी है, पर जब सवाल उसके बेटे रोहित की जान का हो तो कानून भी मजबूर पड़ जाता है। भगवान, मुझे माफ करना, मैं मजबूर हूँ। मेरे बच्चे को बचाना है। मुझे शक्ति दो ताकि मैं जल्दी जल्दी लकड़ियां काट सकूं। पूरी रात मोहन ठंड से कांपते हाथों से लकड़ी काटता रहा। कुल्हाड़ी की ठक ठक और हवा की सरसराहट उसके दिल की धड़कन बन चुकी थी। सुबह होने से पहले वह लकड़ी छिपा छिपा कर गांव वापस पहुंच जाता है। मोहन उसी व्यापारी के पास जाता है जिसे उसने पहले लकड़ी का गट्ठा खरीदते देखा था। व्यापारी लकड़ी देखकर खुश हो जाता है और बिना कोई सवाल किए उसे 500 रुपए थमा देता है। शुक्रिया मालिक, आपने आज एक बाप की मदद की है। मोहन एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वह सीधा डॉक्टर के पास पहुंचता है। 200 रुपए देकर अगला इंजेक्शन लगवाता है। बाकी के 300 रुपए घर जाकर कोमल के हाथ में रख देता है। कोमल, घबराओ मत, रोहित ठीक हो जाएगा। मैं रात को काम कर रहा हूँ। अब हमारे पास राशन और दवा दोनों के पैसे होंगे। तुम बस बच्चों का ध्यान रखो। ये सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा। मोहन रात को जंगल जाता, लकड़ी काटता, सुबह बेचता और हर दिन डॉक्टर को 200 रुपए देकर इंजेक्शन लगवाता। कुछ ही दिनों में रोहित पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। घर में उसकी